नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी लाइव और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। यूपी लाइव में आज सबसे पहले बात होगी विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर। बताएंगे आपको सीएम योगी के शोक प्रस्ताव में क्या कहा, साथ ही दिखाएंगे कि पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता मदन चौहान पर कैसे हुआ हमला और कैसे उनकी जान बची। तो वहीं बताएंगे कि रायबरेली की मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री किस ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल करने जा रही है। तो वहीं बताएंगे आपको कि वाराणसी में तोड़फोड़ अभियान को लेकर प्रशासन की क्या है कहना। देंगे जानकारी उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर। लेकिन सबसे पहले सीएम योगी के हालिया बयान को लेकर। बाराबंकी दौरे पर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको बता दें कि दशम श्री हनुमान विराट महायज्ञ पूजन में हुए शामिल और अवसरवादी राम को भूल जाते हैं, इसलिए राम भी उनको भूल चुके हैं। कयामत तक बाबरी का ढांचा दोबारा नहीं बनेगा, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन तमाम बातों का जिक्र किया, साथ ही साथ यह भी कहा कि कायदों में रहोगे तो फायदों में रहेगो और कयामत तक बाबरी का ढांचा दोबारा नहीं बनेगा। आपको बता दें कि अवसरवाद राम को भूल जाते हैं, इसलिए राम भी उनको भूल चुके हैं। कयामत तक बाबरी का ढांचा दोबारा नहीं बनेगा, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। इन तमाम बातों का जिक्र किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दशम श्री हनुमान विराट महायज्ञ पूजन में शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि अवसरवादी राम को भूल जाते हैं, इसलिए राम भी उनको भूल चुके हैं। पहली चुनाव के बाद सरकारें बनी, लगातार हर चुनाव के बाद सरकारें बनती थी, फिर चुनाव होते थे, सरकारें बनती थी। अयोध्या में भगवान राम का उनकी जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो, आखिर ये उनके मन में क्यों नहीं आया? आज तो हर व्यक्ति कहता है कि साहब हमारे भी है। हमने कहा सभी के हैं, राम तो सबके हैं, भेद इसमें है ही नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं जो अवसरवादी रवैया अपना करके जब संकट आता है तब राम याद आते हैं और बाकी राम को विस्मृत कर देते हैं, राम को भूल जाते हैं। इसलिए भगवान राम भी अब उनको भूल चुके हैं। अब उनकी नैया कभी पार नहीं होनी है, उनको कभी आगे नहीं बढ़ना है। इन रामद्रोहियों के लिए अब कोई जगह नहीं, जो राम भक्तों पर गोली चला रहे थे, राम काज में बाधक थे, इन लोगों के लिए अब कोई जगह नहीं। और जो लोग अभी सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, तो उनको हम भी ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है और कभी नहीं आएगा। कयामत के दिन के लिए मत जियो, हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। यहां का कानून मानो, कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो आगे का रास्ता तो फिर कहां के लिए जाता है, वह फिर कानून कोई तोड़ेगा तो वह रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कहीं और की तरफ नहीं लेके जाता है। कानून तोड़ करके कोई जन्नत जाने का सपना देख रहा है तो सपना उसका कभी पूरा नहीं होने वाला है। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है और सत्र का दूसरा दिन काफी संक्षिप्त लेकिन भावुक रहा। सदन की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई, जहां सबसे पहले दिवंगत विधायकों और सदस्यों के लिए शोक प्रस्ताव पढ़ा गया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में मौजूद रहे और उन्होंने मृतक विधायकों के नाम लेकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस रिपोर्ट में देखिए।
उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। सत्र के दूसरे दिन शोक प्रस्ताव पर चर्चा हुई और दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई, जहां विधानसभा में सबसे पहले दिवंगत विधायकों और सदस्यों के लिए शोक प्रस्ताव पढ़ा गया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा पहुंचे और उन्होंने मृतक विधायकों के नाम लेकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कुछ राजनीतिक बयानबाजी भी हुई। विधान परिषद की कार्यवाही जारी रही, लेकिन विधानसभा में कोई विस्तृत बहस या अन्य एजेंडा नहीं चला। बजट सत्र में शोक प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अत्यंत दुख के साथ सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि वर्तमान विधानसभा के सदस्य बिहारी लाल जी का निधन 2 जनवरी 2026 को लगभग 60 वर्ष की आयु में निधन हुआ। उनका निधन हम सब के लिए दुखद है। श्याम बिहारी लाल वर्तमान में विधानसभा में दूसरी बार सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। उनका व्यक्तित्व एक मिलनसार, शिक्षित और जमीन से जुड़े हुए नेता के रूप में था। उन्होंने समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम किया। अत्यंत दुख के साथ माननीय सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि वर्तमान विधानसभा के सदस्य प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल जी का दिनांक 2 जनवरी 2026 को लगभग 60 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका असमय निधन हम सब के लिए दुखद है। प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल वर्तमान विधानसभा में दूसरी बार सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। वे सर्वप्रथम वर्ष 2017 में, तत्पश्चात वर्ष 2022 के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र फरीदपुर, जिला बरेली से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल का व्यक्तित्व एक मिलनसार, शिक्षित और जमीन से जुड़े हुए नेता के रूप में था, जो समाज के सभी तबकों के लिए, विशेषकर पिछड़ों, वंचितों और गरीबों के कल्याण के लिए वे निरंतर समर्पित रहे। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में अनेक बुनियादी विकास की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में एक सकारात्मक योगदान दिया था। राजनीति के साथ साथ प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल का शिक्षा जगत से भी विशेष जुड़ाव था। वे एक कुशल शिक्षक होने, इतिहास संकलन समिति बरेली के अध्यक्ष व जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के समिति के भी सदस्य रहे। ये सत्र का दूसरा दिन काफी संक्षिप्त रहा, क्योंकि मुख्य फोकस शोक प्रस्ताव पर था और 11 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया जाना है, जो योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है। चुनावी साल होने की वजह से सरकार अपने अधूरे वादों को इस बजट में पूरा करने की कोशिश करेगी। बताया जा रहा है कि बजट में शिक्षा मित्रों, औजार अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि के लिए बजट में घोषणा हो सकती है। साथ ही मेधावी छात्रों को स्कूटी देने के वादे को भी पूरा किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता मदन चौहान सोमवार देर रात हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर इलाके में एक हत्या के प्रयास से बाल बाल बच गए, जब हमलावरों की पिस्तौल जाम हो गई। गढ़मुक्तेश्वर से 3 बार विधायक रह चुके और पूर्व में समाजवादी पार्टी से जुड़े चौहान, जो अब बीजेपी में सक्रिय हैं, क्या बताई जा रही है इस घटना की वजह और पुलिस की क्या है कार्रवाई, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता मदन चौहान सोमवार देर रात हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर इलाके में एक हत्या के प्रयास से बाल बाल बच गए, जब हमलावरों की पिस्तौल खराब हो गई। गढ़मुक्तेश्वर से 3 बार विधायक रहे और बाद में बीजेपी में शामिल हुए चौहान एक्सप्रेसवे से उतरने के बाद हिरनापुरा गांव में एक रिश्तेदार की सगाई में शामिल होने जा रहे थे। एक सफेद फॉर्च्यूनर में सवार 3 से 4 युवकों ने उनकी गाड़ी को रोका, जिनमें से एक ने कथित तौर पर पिस्तौल निकालकर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन बंदूक जाम हो गई। उनकी सुरक्षा टीम ने अंधेरे में उनका पीछा किया। चौहान ने अंधेरी सड़क पर हुए हमले का ब्यौरा देते हुए त्वरित गिरफ्तारी की मांग की। आज एक कार्यक्रम था नेहनीड बीजे उसमें ब्रज घाट पर,
तो उसको अटेंड करने के बाद में वो लगभग 8 बजे के आसपास फिनिश हुआ। उसमें संत लोग थे, सारे लोग थे। तो वहां से फिर एक सगाई का मेरे पास निमंत्रण था, जो हिरणपुरा गांव है एक। तो वहां पे जितेंद्र एक लड़का है हमारे साथ रहता है, उसके परिवार में उसके भतीजे का कोई सगाई का समारोह था। तो हमने उधर से जाकर के फिर गढ़ मेरठ रोड पे गाड़ी को लेकर गए, और जैसे ही गढ़ मेरठ रोड से 1 किलोमीटर का जो रास्ता है वो ऐसा रास्ता है जो अंधेरा सा रहता है। उसमें जैसे गए तो जैसे गाड़ी हमारी जा रही थी नॉर्मल, उसमें किससे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। ये चला रहे थे, दीवान जी यहाँ बैठे हुए थे, यहाँ पीए था हमारा साथ में रणधीर। तो तभी 3 लड़के खड़े, हाथ में 2 पिस्टल थे, एक इस हाथ में एक इस हाथ में। और उसने हमारी गाड़ी देखते ही माँ बहन की गाली देते हुए और एकदम से इधर आया और वहां करते उस पर जोर से सटा के एकदम से टाइगर दबाया। अब ये तो ईश्वर की कृपा हुई कि हम पे वो उसमें या तो गोली नहीं थी चैम्बर में या मिस हो गई, लेकिन जब उसने दबाया और ये एकदम से हमारे पे आक्रमण किया तो हम सब लोगों ने आवाज सुनी, क्योंकि गाड़ी के शीशे बंद थे उस वक्त। तो जैसे ही उसने करा वो लगा, तो हमने कहा हमारे ऊपर ये गोली लग गई। तो एकदम से दीवान जी उतरे और उतर के एकदम से इनकी जो वर्दी देखी उसने, और इन्होंने जो राइफल पे को हाथ दिया, मैं चलो दिखाता हूं, तो वो एकदम से वो भाग निकले और पीछे को गाड़ी में चले गए। चौहान की शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए और चेक पॉइंट स्थापित करते हुए जांच शुरू की। पुलिस ने पुष्टि करते हुए बताया कि चौहान सुरक्षित है और खनन माफियाओं से पहले मिली धमकियों का जिक्र किया। कल रात में माननीय पूर्व मंत्री मदन सिंह चौहान के ऊपर गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र में हिरणपुर गांव जाते समय फार्चूनर सवार व्यक्तियों द्वारा जानलेवा हमला करने का प्रयास किया गया था। इस प्रकरण में अवगत कराना चाहता हूं कि इस फार्चूनर गाड़ी की पहचान कर ली गई है, जो यूपी 14 GF 8710 नंबर की गाड़ी थी। ये गाड़ी रामकिशोर सन ऑफ चौमल चौहान के नाम से ये दर्ज कराई गई थी, इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। गाड़ी मालिक रामकिशोर की गिरफ्तारी कर ली गई है। गाड़ी मालिक से पूछताछ के दौरान पता चला है कि गाड़ी इनका भांजा प्रयोग में लाता है और भांजे की तलाश में पुलिस लगी हुई है। प्रथम दृष्टया प्रकरण रोड रेस से संबंधित प्रतीत होता है। अन्य विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। बता दें कि मदन चौहान पहले समाजवादी पार्टी से जुड़े थे और 3 बार विधायक रह चुके हैं तथा सपा सरकार में मंत्री भी रहे हैं। अब भाजपा में सक्रिय है। उन्होंने घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा कर पुलिस से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। ये घटना इलाके में सनसनी फैला चुकी है और राजनीतिक इलाकों में चर्चा का विषय बनी हुई है, जबकि पुलिस हमले के पीछे के मकसद की गहराई से जाँच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं मथुरा में एक परिवार के 5 लोगों की सामूहिक आत्महत्या। आपको बता दें कि मथुरा के खप्परपुर गांव का है ये मामला और मौके से आत्महत्या नोट और वीडियो बरामद हुआ है। आपको बता दें कि जहर निगलकर सामूहिक आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो मथुरा में एक ही परिवार के 5 लोगों की सामूहिक आत्महत्या। आपको बता दें कि मथुरा के खप्परपुर गाँव का ये मामला बताया जा रहा है। गांव में एक ही परिवार के 5 सदस्यों के सामूहिक आत्मदाह की घटना सामने आई थी और उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ पर आए हैं। जो परिवार है वो मनीष का परिवार, ये 35 वर्षीय व्यक्ति थे और इनकी वाइफ 30 साल की आ गया और ये एक प्राइमा फेसी सामूहिक आत्महत्या का केस निकल के आ रहा है। इसमें जो मनीष मृतक है उनके द्वारा जो अपनी इच्छा से मृत्यु करना, ऐसी बात दीवार पर भी लिखी गई है और उनकी डायरी भी कब्जे में ली गई है, जिसमें उन्होंने किसी को दोषी नहीं पाया ऐसा लिखा है अपने स्वलेख में और बताया है कि वो अपने ही दुखों से परेशान होकर ऐसी घटना कारित कर रहे हैं। पुलिस समस्त साक्ष्यों को यहाँ पर एकत्रित कर रही है और सभी साक्ष्यों को देखते हुए और जो मोबाइल में मनीष का खुद का वीडियो मिला है उन सभी को देखते हुए आगे की विवेचनात्मक।
वहीं मेरठ दिल्ली हाईवे पर देर रात भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। 2 ट्रक ड्राइवरों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि सड़क दुर्घटना में 3 लोग हुए हैं घायल। वहीं नोएडा के सेक्टर 58 क्षेत्र में मेरठ दिल्ली एनएच पर यह हादसा हुआ और मामले की जांच में जुटी है पुलिस। तो आपको बता दें कि मेरठ दिल्ली हाईवे पर देर रात यह भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां पर 2 ट्रक ड्राइवरों की मौके पर ही मौत हो गई। एक ट्रक को पीछे से एक वाहन ने टक्कर मार दी और उस ड्राइवर को बचाने के लिए अन्य जो ट्रक वाले थे वो आकर के उनकी मदद के लिए आए। इसी बीच पीछे से एक तेज रफ्तार से गाड़ी आई जिसने उन सभी को टक्कर मार दी, जिसमें कुल 5 लोग घायल हुए हैं। सूचना प्राप्त होने पर तत्काल पुलिस पहुंची और उनको सभी को हाल में उपचार हेतु भर्ती कराया, जिसमें 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है, जिनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है। पोस्टमार्टम हेतु शव को पीएम हाउस भेजा गया है। अन्य विधिक कार्रवाई निष्क्रिय है। हम कितने लोग घायल हैं और क्या गिरफ्तारी हुई है? इसमें कुल 5 लोग जो घायल हुए थे, उनमें से 2 की मृत्यु हो गई है, शेष 3 उपचाराधीन है। और जिस ट्रक के द्वारा घटना कारित की गई थी वो ट्रक और उसका ड्राइवर पुलिस की हिरासत में है। वहीं रायबरेली की मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने के बेहद करीब पहुंच गई है, जहां उत्तर भारत में निर्मित पहला वंदे भारत ट्रेन रैक तैयार होकर देश को समर्पित करने के लिए तैयार है। ये फैक्ट्री जो अब LHB कोच और अन्य आधुनिक डिब्बों को बना रही है, वंदे भारत एक्सप्रेस के चेयर कार कॉन्फ़िगरेशन वाले रैक बनाने में शामिल हो गई है। उसको लेकर के मंगलवार को रायबरेली में मोहर लग चुकी है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। रायबरेली में मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने के करीब पहुंच गई है, जहां पहला वंदे भारत ट्रेन रैक तैयार होकर देश को समर्पित करने के लिए तैयार है। ये फैक्ट्री जो मुख्य रूप से LHB कोच और अन्य आधुनिक डिब्बों का उत्पादन करती रही है, अब वंदे भारत एक्सप्रेस के चेयर कार कॉन्फ़िगरेशन वाले रैक बनाने में शामिल हो गई है, जो पहले मुख्य रूप से चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनते थे। ताज़ा जानकारी के अनुसार MCF में 16 कोच वाले पहले वंदे भारत रैक का रोल आउट फरवरी 2026 के अंत तक होने की उम्मीद है, जिसे उत्तर भारत में निर्मित पहला वंदे भारत ट्रेन सेट माना जा रहा है। इस रैक में कुल 1128 यात्रियों की क्षमता होगी और ये स्वदेशी तकनीक, बेहतर सुरक्षा फीचर्स तथा आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। वंदे भारत का पहला रेक हमारा रेडी है, हमारी टेस्टिंग चल रही है। दूसरा रेक भी हम इस साल बना लेंगे और हम 2000 से ज्यादा कोच बनाएंगे इसके अलावा, और 50,000 से ज्यादा व्हील्स हमारे बन गए हैं और हम उम्मीद है कि 60,000 व्हील्स बना लेंगे, जो हर दिशा में एक नया रिकॉर्ड होगा। जनरल मैनेजर प्रशांत कुमार मिश्रा ने पुष्टि की है कि फैक्ट्री ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक 1679 कोच उत्पादित कर लिए हैं और वंदे भारत उत्पादन को तेज करने का प्रयास जारी है। कब तक निकालने की आशा है? इस महीने के अंत में निकाल देंगे। किस किस देश को लेकर के रायबरेली से जा रही है? हमारे पास मोजाम्बिक के ऑर्डर्स आए थे जिनको हमने पूरा किया। मलेशिया से हमारे पास इंक्वायरीज आई हैं, अफ्रीकन कंट्री से आई हैं। तो अभी हम लोग अपने देश के रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं, इसके बाद हम उनके रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। ये कदम आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत करेगा, क्योंकि फैक्ट्री में उत्पादन स्थानीय संसाधनों और मेक इन इंडिया के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है। इस पहली रैक के समर्पण से वंदे भारत ट्रेनों की उपलब्धता बढ़ेगी, वेटिंग लिस्ट कम होगी और यात्रियों को सेमी हाई स्पीड आरामदायक सफर का विकल्प मिलेगा। ये उपलब्धि रेलवे के आधुनिकीकरण और स्वदेशी विनिर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।
वहीं वाराणसी में तोड़फोड़ अभियान चला हुआ है। यहां काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचने को आसान और सुगम बनाने के लिए चल रही सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत दलमंडी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ अभियान चला, जिसमें नगर निगम द्वारा जर्जर घोषित 21 भवनों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात किया। वहीं पैरा मिलिट्री फोर्स और बुलडोजरों के साथ ये ऑपरेशन शुरू किया गया। इसको लेकर के प्रशासन का क्या है कहना, इस रिपोर्ट में देखिए। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंच को आसान और सुगम बनाने के लिए चल रही सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत दलमंडी क्षेत्र में अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ अभियान चलाया, जिसमें नगर निगम द्वारा जर्जर घोषित 21 भवनों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। ये अभियान काशी विश्वनाथ धाम के लिए वैकल्पिक मार्ग के रूप में दलमंडी गली को करीब 17.4 मीटर चौड़ा करने के उद्देश्य से किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को मंदिर तक बेहतर पहुंच मिल सके। प्रशासन ने भारी पुलिस बल, पैरा मिलिट्री फोर्स और बुलडोजरों के साथ ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें अब तक कुल 187 इमारतों को चिन्हित किया गया है और पिछले महीनों में 29 से अधिक भवनों को ध्वस्त या अधिग्रहित किया जा चुका है। प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई विकास के लिए जरूरी है, मुआवजा वितरित किया जा रहा है और जर्जर भवनों को हटाकर यातायात सुगम बनाया जा रहा है। मीडिया की सुरक्षा के लिए निर्णय लिया गया कि आज 21 भवन काफी ज्यादा संख्या में है, तो उनके मलबे जो है नीचे भी पड़े हुए हैं और ऊपर से ध्वस्तीकरण के कारण मलबे नीचे गिर भी रहे हैं। तो मीडिया बंधुओं से अनुरोध यही किया गया है कि अंदर जो है ना आकर के कैंप ऑफिस में रहें। इस दौरान विरोध प्रदर्शन तेज हो गया, जहां स्थानीय व्यापारियों और मकान मालिकों ने विरोध जताया। धक्का मुक्की हुई और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। सबसे चौंकाने वाली घटना तब हुई जब एक दुकानदार ने अपनी दुकान में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, जिससे इलाके में भगदड़ मच गई और हड़कंप फैल गया। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई केवल उन भवनों पर हो रही है जिन्हें पहले नोटिस दिए गए थे या मुआवजा प्रदान किया जा चुका है, और यह शांतिपूर्ण ढंग से जारी रहेगी। जो कल 21 भवन चिन्हित थे जिस पे कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई थी, वो कार्य आज भी कंटिन्यूएशन में रहेगा। पूर्व से जो अन्य भवन है उस पर भी कार्रवाई चल रही है। लगभग आज की स्थिति में 34 भवन है जिस पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। जो इस प्रकार की घटना जिनके द्वारा कार्य की गई थी, तो उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है 2 लोगों के खिलाफ, जिसमें से एक को पुलिस हिरासत में लेकर उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। अन्य जो फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। अब बने रहिए सूर्या समाचार के साथ। नमस्कार।